स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं प्रोटीन और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और इसका जो मोनोमर है मैक्रोमोलि जो मतलब प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, तो ये अपने माइक्रोमोलिक्यूल या फिर अपने मोनोमर से मिलके फॉर्म हो रहा होगा। और जो प्रोटीन का मोनोमर है वो है एमिनो एसिड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। और अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो प्रोटीन का जो मोनोमर है इट इज एमिनो एसिड। तो प्रोटीन को समझना है तो हमें पहले अमीनो एसिड को देखना होगा। तो जल्दी से हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमीनो एसिड जिसके अंदर एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होने वाली है। यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, अमीनो एसिड तो एक जगह एसिड ग्रुप होगा, एक जगह अमीनो ग्रुप होगा, एक जगह यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्लेस होगा और एक जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर अमीनो एसिड। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आप चेंज कराते रह सकते हैं और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यहाँ पर चेंज होते रह सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड हमेशा न्यूट्रल ही होगा। ये कभी बेसिक प्रॉपर्टी के साथ या फिर कभी एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमीनो एसिड को बहुत डिटेल में नहीं ले रहे हैं। अब मैं आपको बात कर रही हूँ कि ये अमीनो एसिड जो कि एक मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, ये अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई पॉलीमर फॉर्म होने जा रहा है तो पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं। पॉलीमर का मतलब ये पॉली मीन्स मैनी, है ना। तो मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स विल बी कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर। और यहाँ पे पॉलीमर क्या है? प्रोटीन है। तो अमीनो एसिड ऐसे जैसे सपोज कर लीजिए ये एक अमीनो एसिड है, फिर यहाँ से दो, तीन, चार और इस तरह से सो मैनी ऑफ अमीनो एसिड विल बी ज्वाइन। तो ये जो अमीनो एसिड की लिंकिंग है, ये लिंकिंग जो होती है या जो लिंकेज बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यूनिट्स कंबाइन होती हैं उन यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और जल्दी से हमें देखना पड़ेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। और फाइनली हम देखेंगे कि मोनोमर कैसे कंबाइन हो रहे हैं। तो चलिए एक जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो मैंने फटाफट से लिया NH2COOH। ये एक अमीनो एसिड है मान लीजिए। और मान लीजिए ये कोई दूसरा अमीनो एसिड है। सो COOH। और ये NH2 को मैंने ओपन करके लिखा। और ये रहा हमारा दूसरा अमीनो एसिड। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा देती हूँ। अ, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के साथ ही ये CO और ये N के साथ वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड अवेलेबल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा NH2CHR। यहाँ बच गया आपके पास CO और यहाँ से ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया NH और दिस विल बी अगेन HR और R डैश वट एवर इट इज। और ये रहा आपका COOH। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसने दो यूनिट को कंबाइन किया है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है CONH या इस तरह का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। peptide bond. So this is the peptide bond CONH and how you can see how the two units are combining together, है ना। तो दो अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन हो गए और ये बन गया हमारा एक डाईपेप्टाइड। इस तरह से आगे यहाँ पर फिर चेंज चल सकती है। तो बन जाएगा ट्राईपेप्टाइड, फिर अगला जुड़ जाएगा तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटाहेक्साहेप्टा और धीरे धीरे करके ये एक लंबी सी चेन बन जाएगी जिसको कि हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अभी इस तरह से यहाँ पर अमीनो एसिड कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अमीनो एसिड कंबाइन होके स्ट्रक्चर्स जो है प्रोटीन के वो कैसे बनाएंगे, या प्रोटीन में इसका फोल्डिंग कैसे होगी, या प्रोटीन अपने कॉम्प्लेक्स लेवल पर कैसे पहुंचेगी। एक ही बात है। सो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन
सब में ही आपको एक ही बात करनी है। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोटीन आपके चार तरह के हो सकते हैं। पहला प्राइमरी प्रोटीन, दूसरा सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरा टर्शियरी प्रोटीन और चौथा क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक है। सो प्राइमरी प्रोटीन इज नथिंग। प्राइमरी प्रोटीन हम जल्दी से देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोटीन में सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होने वाली है। सो प्राइमरी प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो पॉलीपेप्टाइड चेन को ही आप पॉलीपेप्टाइड चेन, तो पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो वही है जो अभी आपने बनाया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, अगर उसको मैनी पेप्टाइड बॉन्ड कंबाइन हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो हमें अगर मैं सिंपल बोलूं कि अमीनो एसिड इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते चले जा रहे हैं और एक चेन जो है वो बिगिन हो गई है, एक सिंपल सी एक चेन बन गई है, तो इसको आप कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है कि दीज आर द अमीनो एसिड एंड दीज आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ पर आप इलेबोरेट कर देना वही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। प्राइमरी प्रोटीन जो है जिसमें सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी हुई है या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हुई है, ये कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। सून इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप ही आप बोल सकते हैं। और इसमें आप थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग्स नहीं देख सकते। इसमें आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि अमीनो एसिड की पोजीशन क्या है। कहना मैं क्या चाह रही हूँ, मान लीजिए ये पहला अमीनो एसिड है A1, ये दूसरा है A2, ये तीसरा अमीनो एसिड है A3, सपोज कर लीजिए ये चौथा है A4, ये पांचवा है A5। तो यू कैन जस्ट टेल द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड कि A2 के बाद A3 प्रेजेंट है, A3 के बाद A4 प्रेजेंट है। और आप इसका थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है। सो नाउ सी द सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन, यहाँ पर जैसे ही प्रोटीन की चेन बनना शुरू हो जाती है और एक सब्सटेंशियल लेंथ ले लेती है, सब्सटेंशियल मॉलिक्यूलर वेट अचीव कर लेती है, तो ये पेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। मान लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए ये चेन इस तरह से बढ़ रही थी, तो जैसे ही एक सब्सटेंशियल लेंथ ले जाएगी इट विल स्टार्ट टू टर्न, है ना, ये घूमना शुरू कर देगी। और ये टर्निंग ही जो है इसको एक स्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेके जाएगी और यहाँ पर पहली बार बनेगा सेकेंडरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन में डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटीन जो है वो फोल्ड लेगी। और फोल्ड क्यों लेती है, क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और भी बहुत सारे बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बेसिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिसाइड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही होना है, पेप्टाइड नहीं होगा तो प्रोटीन होगी ही नहीं, तो पेप्टाइड तो बनना ही बनना है। उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये फोल्डिंग स्टेबलाइज होगी। तो चलो एक बार देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक चेन थी अमीनो एसिड की और मान लो यहाँ पर एक अमीनो एसिड था A1 और A2, A3, A4 और यहाँ पे कहीं था A4 या A5। तो जो A1 है यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या था, CONH, है ना। और इस तरह से ये चेन चल रही होगी और यहाँ पर A4 अमीनो एसिड था, तो यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा CONH। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी कोई हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कांटेक्ट में आता है या आप कह दो उसके पास आता है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये आसपास इनको आते दिखाई देंगे तो ये इनके साथ अट्रैक्शन शो करेगा, और जैसे ही अट्रैक्शन शो करेगा, अट्रैक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम जो है इस ऑक्सीजन एटम को अट्रैक्ट कर रहा है और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आएगा तो ये इस तरह से फोल्ड बना देगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो अपनी ही पॉलीपेप्टाइड चेन में नेबरिंग अमीनो एसिड, नेबरिंग मींस फर्स्ट टू फोर्थ नेबर, है ना, तो नेबरिंग अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण हो रही है।
और इस वजह से ये फोल्ड कर जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी ही पॉलीपेप्टाइड मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम यहाँ पर इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब विद इन वन है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको आपको। इसमें आप ऐसे बनाएंगे कि मान लीजिए ये एक चेन है, ये चल रही थी इस तरह से, और ये चेन जो है इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। बनाना कैसे है आपको मैं ये बता रही हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए ये था, ये आपका CONH, और यहाँ पे भी सपोज कर लीजिए था CONH। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये CO और NH के बीच में अट्रैक्शन शो हो गया, और इस वजह से ये जो है वो क्या कर लिए, कॉइल कर लिए, घूम गए। और यहाँ पर आप मार्क करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से अगर ये फोल्ड लेती है, तो इस तरह से फोल्ड लेने वाले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ओके, सो दिस इज अल्फा हेलिक्स। डेफिनेटली इसमें एक सी टर्मिनल होगा। सी टर्मिनल का मतलब अगर ये COOH से स्टार्ट कर रहे हैं आप और NH2 पे खत्म कर रहे हैं, तो ये एक सी टर्मिनल बना देंगे आप, और एक जो है एन टर्मिनल आप इसमें शो कर देंगे। सो ये हो गया अल्फा हेलिक्स। ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दो तरह से हो सकता है। राइट हैंडेड का मतलब अगर आप अपना राइट हैंड का थंब पकड़ के रखते हैं और उसके अराउंड ये घूम रहा है, एक्सेस अगर आप इसकी राइट हैंड के अराउंड फिंगर के डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये हो जाएगी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और अगर ऐसा ये लेफ्ट हैंड के थंब के अराउंड घूम रही है फिंगर्स और उस तरह से टर्न ले रहा है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। एक और तरह की फोल्डिंग आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, वो है बीटा प्लीटेड शीट, सॉरी, बीटा प्लीटेड शीट। चलिए बात कर लेते हैं बीटा प्लीटेड शीट की। दिस इज बीटा प्लीटेड शीट। ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है प्रोटीन का, सेकेंडरी कॉइलिंग ही है, लेकिन यहाँ पर ये हेलिकल शेप में नहीं बल्कि एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जो बेसिक रीजन यहाँ पे रहेगा इस तरह के फॉर्मेशन का, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो इंट्रामोलिक्यूलर नहीं बल्कि इंटरमोलिक्यूलर बनता है। इंटर का मतलब इन बिटवीन टू। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये आप देखेंगे कि दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में है, ना कि अपने ही पॉलीपेप्टाइड के बीच के पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में। ये दो पॉलीपेप्टाइड अलग अलग होंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे कि मैं इसको अगर सिंपल स्ट्रक्चर से आपको बताऊं, ये मान लीजिए कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी और ये एक और पॉलीपेप्टाइड चेन थी। तो इनके बीच में कहीं इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंटर नहीं बल्कि इंट्रा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो इसको भी हम बना के देख लेंगे। आप शीट फॉर्म में बनाएंगे तो एक सी टर्मिनल ले लीजिए और एक एन टर्मिनल ले लीजिए, और यहाँ पर भी आप शो कर दीजिए पेप्टाइड बॉन्ड्स, मान लीजिए CONH। सिमिलर मैनर में आप यहाँ पर भी ले लेंगे, और
आप सी टर्मिनल अगर लेते हैं दोनों तरफ तो ऐसा भी ले सकते हैं, और यहाँ पर फिर हम बना देंगे CONH। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये इस तरह से कुछ हो रही है, और यहाँ पर हम बताएंगे कि ये इंटर नहीं, सॉरी इंट्रा नहीं बल्कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं दे आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब सी सी टर्मिनल एक तरफ और एन एन टर्मिनल एक तरफ है, तो ये पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट हो जाएंगी। और अगर ये टर्मिनल मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये एन है और यहाँ पर ये सी है, ये ऑपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल बीटा शीट हो जाएगी। तो बीटा शीट में अगर आप देखते हैं बीटा प्लीटेड शीट में कि एक प्लीटेड फॉर्म में आ रहा है, मतलब आप देख रहे हो ना ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से एक शीट फॉर्म कर रहा है, और जबकि हेलिक्स में क्या हुआ था, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था। सो दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज sheet structure like this. So this is alpha helix and this is beta pleated sheet, राइट। सो ये हो गई हमारी सेकेंडरी प्रोटीन। अब कॉइलिंग जब अगर अभी भी लेंथ बढ़ती जा रही है पॉलीपेप्टाइड की, तो यहाँ पर और भी ज्यादा कॉइलिंग होगी, और अब ये कॉइल होके कुछ और बॉन्ड्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और ये अभी अगर मैं बोलूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या प्राइमरी क्या थी, तो प्राइमरी चेन तो ये थी इस तरह से कुछ, सेकेंडरी चेन में बोलूँ तो इस तरह से कुछ टर्न मारा था, या तो ऐसे या तो ऐसे, जैसे भी, तो इसने कुछ ऐसे कुछ कर टर्न मारा था। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये ऐसे टर्न मारते मारते ये कुछ इस तरह का ग्लोबुलर शेप समझते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल बॉल का शेप, ऐसे मान लीजिए ग्लोब का शेप, बेटर वर्ड होगा ग्लोब। सो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब आप इसको बोलेंगे टर्शरी प्रोटीन। सो व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग, ग्लोब्यूलर, है ना, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल फोल्डिंग आपको देखने को मिल रही है, और इस तरह की जब फोल्डिंग हो जाएगी प्रोटीन में, तब आप इसको बोलेंगे टर्शियरी प्रोटीन। सो नेक्स्ट वी विल सी टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन्स में और भी बहुत सारे बॉन्ड होंगे जो इसको स्टेबल करेंगे और ग्लोब के फॉर्म में या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हमने देखा था, दो ही बॉन्ड देखे थे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ और बॉन्ड भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक बड़ा सा एस बना लेना, ठीक है, और इसमें हम सारे बॉन्ड बना लेंगे। मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो डेफिनेटली एक बॉन्ड तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड चल ही रहा है ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका चल ही रहा है। तो एक तो ये है ही, आपको मालूम है, CONH। सो दिस इज द बॉन्ड CONH, पेप्टाइड बॉन्ड। ये पहला बॉन्ड था जो हमने पहले पढ़ लिया था, पेप्टाइड, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो दूसरा बॉन्ड हम पढ़ के आए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो डेफिनेटली यहाँ पर बन ही रहा होगा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप बना के दिखा सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ बना देती हूँ उसको, CONH, ठीक है। सो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा दूसरा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनना ही बनना है, यहाँ तक तो ठीक ही है। अच्छा, कुछ अमीनो एसिड क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ये जब अमीनो एसिड आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा
कि देर आर 2-3 अमीनो एसिड विच कंटेन द सल्फर एज वेल। तो जब सल्फर सल्फर एक दूसरे के पास, मान लो ऐसा अमीनो एसिड एक दूसरे के एडजेसेंट आते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग है, तो जब सल्फर सल्फर एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक अट्रैक्शन शो करते हैं, और इस अट्रैक्शन को आप कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। तो तीसरे टाइप का बॉन्ड आपने देखा, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो तीन बॉन्ड हमने देख लिए कि पेप्टाइड, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज्यूटराइन बनाते हैं। मतलब अमीनो एसिड को अगर मैं ज्यूटराइन को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको शॉर्ट में, सो दिस इज NH2, दिस इज COOH। व्हाट हैपन्स कि ये जो है ये एक्वस स्टेट में ये हाइड्रोजन आयन जो है वो उसको डोनेट कर देता है। ठीक है, एक्वस स्टेट में जब ये हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह के बनने वाले आयन को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा। स्यूटराइन मतलब साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये कैरी करते हैं स्यूटराइन। तो एक्वस स्टेट में ही है। सेल के अंदर तो जो भी चीजें हैं, जो प्रोटीन है वो एक्वस स्टेट में है, और एक्वस स्टेट में है तो डेफिनेटली ये स्यूटराइन भी बना रहे होंगे। तो अगर कोई अमीनो एसिड आयोनिक स्टेट में है, मान लीजिए कि ये इस स्टेट में है और यहाँ पर कोई दूसरा अमीनो एसिड इस स्टेट में है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बॉन्ड बनने वाला है, और इस बॉन्ड को आप कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो एक और बॉन्ड आप देख रहे हैं जो कि प्रोटीन में मिल सकता है, टर्शरी प्रोटीन में। सो दिस इज द आयोनिक बॉन्ड। बिसाइड दिस अगर आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में फिर से चलते हैं तो एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता था, और ये एल्काइल ग्रुप जरूरी नहीं है कि एलिफेटिक ही हो, या एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता था। तो अगर ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप जो कि हाइड्रोफोब है, अब ये आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री याद रखनी होगी। हाइड्रोफोब मतलब जो वाटर रिपेलिंग है, जो पानी से दूर भाग रहे हैं। सो अगर ऐसा कोई ग्रुप है अमीनो एसिड में जो कि हाइड्रोफोब है, और अगर वो एडजेसेंट आते हैं तो वो भी हाइड्रोफोब, वो भी हाइड्रोफोब, तो वो दोनों हाइड्रोफोब ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करने लगेंगे। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये एग्जांपल लिया यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप का। ठीक है, सो ये दोनों अगर हाइड्रोफोब हैं तो ये भी आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे और ये भी एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यहाँ पर एक और बॉन्ड आप शो कर सकते थे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसके अलावा आप वंडरवॉल फोर्सेस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, सो इतने सारे जब फोर्सेस काम करेंगे, इतने सारे जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो डेफिनेटली इट विल टर्न इनटू ग्लोब्यूलर शेप। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये हो गया आपका टर्शरी स्ट्रक्चर, और टर्शरी स्ट्रक्चर के रीजंस या बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन वो कंबाइन होती है। मान लीजिए कि एक टर्शरी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक टर्शरी प्रोटीन थी, ठीक है, ये एक और टर्शरी प्रोटीन थी। तो ये टर्शरी प्रोटीन जब आपस में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दो अलग अलग ग्लोबुलर प्रोटीन या दो अलग अलग टर्शरी प्रोटीन इस तरह से कंबाइन होंगी, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के थ्रू हम लोग उसको समझा सकते हैं, जैसे कि क्या होता है हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मान लीजिए ये दो हैं अल्फा, और दो होती हैं इसमें बीटा। मैं बीटा को मान लीजिए रेड कलर से दिखा रही हूँ और अल्फा को ग्रीन कलर से, ठीक है। सो ये दो हैं बीटा। अभी अल्फा बीटा बोलूंगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि अल्फा बीटा क्या है। सो दिस इज द बीटा प्रोटीन या बीटा पॉलीपेप्टाइड। बीटा पॉलीपेप्टाइड दो होती हैं और दो होती हैं अल्फा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो दो हो गई आपकी अल्फा पॉली। और ये जो होती हैं ये फेरस आयन मतलब आयरन आयन के थ्रू, ये इस तरह से, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ये आपको, इस तरह से ये इसको ज्वाइन करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जो है वो कंबाइन हुई हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है, और इसको हम एक जो है क्वाटर्नरी प्रोटीन कहते हैं। सो दिस इज द वेरी वेरी ओवरव्यूड स्ट्रक्चर ऑफ hemoglobin. Hemoglobin, in which you can see the two alpha polypeptide and two beta polypeptide are combined together with the iron ion. So this is all about the protein in short, और आप इसको एक बार देख के अच्छे से कर लीजिए।